हेलो स्टूडेंट। तो आज 23 जुलाई को हमारे ऐसे सब्जेक्ट में सिविक्स का जो फर्स्ट चैप्टर हमने लर्न करना शुरू किया था, उसका आज थर्ड और लास्ट सेक्शन है। तो टुडे वी विल लर्न अबाउट हिस्टोरिकल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ द रीजन। वो कौन कौन से ऐतिहासिक कारक हैं जिन्होंने डाइवर्सिटी ऑफ द रीजन यानी कि क्षेत्र की जो विविधता है उसको इन्फ्लुएंस किया है, प्रभावित किया है। ठीक है, कैसे कौन कौन से मतलब ऐतिहासिक मतलब कारक रहे हैं जिसकी वजह से मतलब हमारी जो क्षेत्र की विविधता यानी कि अलग अलग प्रकार के जो लोग हमारे क्षेत्र में रह रहे हैं वो कैसे मतलब प्रभावित हुए उससे। तो चलिए इतिहास में चलते हैं। इंडिया हैड ट्रेड रिलेशन विद कंट्रीज ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। एंशियंट टाइम्स होता है प्राचीन समय। प्राचीन समय से ही भारत का जो पूर्वी और पश्चिमी देश हैं उनसे रिलेशन रहा है, वो भी कौन सा, ट्रेड रिलेशन, मतलब व्यापारिक संबंध रहे हैं। ठीक है। द इंडियन मर्चेंट सेल टू फॉरेन लैंड्स। इंडियन मर्चेंट्स भी मतलब फॉरेन लैंड में जाकर मतलब जो विदेशी जमीनें होती थी वहां जाकर मतलब व्यापार किया करते थे, अपना सामान बेचा करते थे। लाइकवाइज मर्चेंट ऑफ अदर कंट्रीज आल्सो केम टू इंडिया टू स्ट्रेंथन ट्रेड रिलेशन। उसी प्रकार से बाकी कंट्रीज के भी मर्चेंट यानी व्यापारी इंडिया आया करते थे ताकि उनके जो ट्रेड रिलेशन है वो क्या हो सके, मजबूत हो सके। In the course of invention, many kings and nobles from different lands came to India and settled here. In course of invention यानी कि जब आक्रमण का समय हम देखते हैं 1206 से लेके या उससे पहले का जो समय है, ठीक है, तो जब आक्रमण का समय है तो उस समय मतलब राजा हुए या जो नोबेल हुए, अमीर लोग हुए, जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लैंड से आए थे, कोई काबुल से आया था, कोई कहाँ से आया था, ठीक है, मध्य एशिया से आया था, और यहाँ आकर वो सेटल हो गए, बसने लगे। तो अलग अलग आक्रमणकारी भी हमारे इंडिया में आए और आकर वो बस गए। दे ब्रोट देयर बिलीफ। वे अपने साथ क्या लेके आए, उनके खुद के विश्वास, उनकी खुद की सोच, उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन, ठीक है, वो अपने साथ लेके आए। यहाँ पर आपको पिक्चर दे रखी है, ट्रेडर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरे देशों से आने वाले व्यापारी। ट्रेड एंड कल्चरल रिलेशन हैव एग्जिस्टेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना फ्रॉम द एंशिएंट टाइम। व्यापारिक और सांस्कृतिक रिलेशन जो है वो भारत और चाइना के बीच में प्राचीन समय से ही मौजूद है। द रूलर्स ऑफ चाइना हेल्प्ड बुद्धिज्म ग्रो रैपिडली इन तिब्बत। जो चाइना के रूलर हैं उन्होंने मदद की बुद्धिज्म को तिब्बत में फैलने के लिए, वो भी रैपिडली, बड़ी तेजी से। बुद्धिज्म रिच्ड तिब्बत वाया लद्दाख। बुद्धिज्म तिब्बत में पहुंचा किसके थ्रू, लद्दाख के थ्रू। द अरब्स आल्सो यूज्ड टू विजिट इंडियाज वेस्टर्न कोस्ट फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। जो अरब लोग थे, जो पेनिनसुला है अरब का, वहाँ के रहने वाले, वो उन्होंने भी मतलब वो भी मतलब वेस्टर्न कोस्ट पर यानी कि पश्चिमी तट पर विजिट किया करते थे ट्रेड और कॉमर्स के लिए, व्यापार और वाणिज्य के लिए। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड मेनी रोमन्स हैड कम टू इंडिया फॉर ट्रेड एंड इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स। गुप्ता पीरियड के समय यानी गुप्त पीरियड के समय, गुप्त काल में कई रोमन्स जो है वो इंडिया आए, रोम के निवासी, व्यापार के लिए और इंटेलेक्चुअल परस्यूट के यानी कि मतलब ज्ञान प्राप्ति के लिए। सेंट थॉमस ब्रॉट क्रिश्चियनिटी टू केरला इन 57 एडी। सेंट थॉमस करके एक मतलब व्यक्ति थे जो केरला में 57 ईसा पूर्व, मतलब सॉरी आफ्टर डिकेड जो इसे हम कहते हैं, तो उस समय वो यहाँ पर ईसाई धर्म को लेकर आए थे। By about 8th century AD, people of India had come into contact with the different religion of the world. और 8वीं सेंचुरी तक आते आते इंडिया कई धर्मों के कांटेक्ट में आ चुका था। एज ए रिजल्ट, इसका परिणाम ये हुआ, वेरियस कल्चर बिगन टू स्प्रेड हियर। कई प्रकार की संस्कृति यहाँ पर फैलने लगी भारत में। यानी कि पहले भारत में आप देखोगे कि हिंदू धर्म के अलावा और कोई धर्म नहीं था। धीरे धीरे यहाँ पर हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध, जैन धर्म, पहले सिख धर्म का भी उत्पत्ति यहीं पे हुई है इंडिया में। तो 4 धर्म जो है यहाँ पर ही पनपे हैं, पर बाद में धीरे धीरे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन इंडिया में आते गए। द एक्सचेंज ऑफ न्यू आइडियाज एंड कल्चर हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन द इंडियन सोसाइटी। और जब अलग अलग
प्रकार के आइडियाज और कल्चर एक्सचेंज होना शुरू हुए भारत के साथ में, भारत दूसरों के साथ में एक्सचेंज करने लगा, तो इसका हमारी भारतीय समाज में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। आज आप देखोगे मतलब डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेक्ट वाले लोग, डिफरेंट नोशंस वाले लोग, परसेप्शन वाले लोग जो हैं वो हमारी सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जियोग्राफिकल फीचर्स दैट इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ रीजन। अब भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं जो हमारे विविधता को, रीजन क्षेत्र की विविधता को मतलब प्रभावित करते हैं। पहले हमने हिस्टोरिकल देख लिया, अब हम जियोग्राफिकल देख लेते हैं। द जियोग्राफिकल फीचर्स आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन। सिर्फ हिस्टोरिकल जो फैक्टर है वही इंपॉर्टेंट नहीं होते, जियोग्राफिकल फैक्टर भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये भी मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी क्षेत्र की डाइवर्सिटी को, यानी कि वहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग रह रहे हैं, तो ये किस पे डिपेंड भी करता है कि वहाँ की मतलब भौगोलिक स्तर कैसा है, पहाड़ है, पठार है, ठीक है। द जियोग्राफिकल कंडीशन लाइक क्लाइमेट, जैसे जियोग्राफिकल कंडीशन में क्या आ जाता है, भौगोलिक जो परिस्थितियाँ, उसमें एक तो क्लाइमेट आ जाता है, ठीक है। क्लाइमेट हुआ, सोइल हुआ, मिट्टी, लैंड फॉर्म यानी कि जमीन का जो फॉर्म है वहाँ पर कैसा है, माउंटेन है या प्लेट्यू है। ये डिसाइड करता है कि लोग जो है वो किस प्रकार की ड्रेस पहनेंगे, ठीक है। उनकी फूड हैबिट यानी खाने का जो तरीका है, आदत क्या होगी, कल्चर कैसा होगा, कस्टम कैसा होगा, संस्कृति और सभ्यता वहाँ की कैसे होगी, ये सब डिपेंड किसके ऊपर करता है, लैंड फॉर्म, सोइल और क्लाइमेट के ऊपर। आपने देखा होगा मतलब जहाँ पर ज़्यादा ठंड गिरती है वहाँ पे लोगों का जो पहनावा है, ड्रेस जो है वो अलग होती है, फूड हैबिट वहाँ की अलग होती है, इन कंपेरिजन दैट पर्सन हु लिव्ड इन प्लेन एरियाज और प्लेट्यू एरिया और desert areas. The land and the climate of West Bengal, Bihar, Jharkhand and southern India are good for the cultivation of paddy. अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो वेस्ट बंगाल हुआ, बिहार हुआ, झारखंड हुआ या साउथर्न इंडिया, ये पेडी मीन्स हम बोलते हैं धान को। अब आप बोलोगे सर धान मतलब, तो चावल की खेती को हम पेडी बोलते हैं, ठीक है। चावल को हम इंग्लिश में जो है वो राइस बोलते हैं, पर उसकी खेती को हम क्या बोलते हैं, पेडी। तो पेडी के कल्टीवेशन के लिए यहाँ की जो क्लाइमेट है इन राज्यों की वो बहुत अच्छी है, ठीक है। देयरफॉर इसलिए मोस्ट ऑफ द फूड ऑफ दिस प्लेसेस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम राइस, इसलिए यहाँ का जो खाना है, वेस्ट बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो या साउथर्न इंडिया, इनका जो खाना है वो अधिकतर किसके थ्रू उसमें क्या शामिल होता है, मेनली राइस शामिल होता है। आपने देखा होगा साउथ इंडिया में अधिकतर लोग क्या खाते हैं, चावल खाते हैं। वेस्ट बंगाल में भी सेम है। द लॉन्ग सी शोर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया प्रोवाइड अबंडेंट फिश फॉर साउथ इंडियंस। हमारे देश में आपने देखा होगा मतलब एक बहुत लंबी चौड़ी मतलब सी शोर है, ठीक है, मीन्स कोस्टल लाइन है पेनिनसुलर इंडिया से होते हुए, चाहे वो ईस्टर्न घाट के पास में हो या वेस्टर्न घाट के पास में हो। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, ये अपुल मात्रा में यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में मछलियाँ जो है वो प्रोवाइड करता है साउथ इंडियंस के लिए, मतलब दक्षिण भारतीयों के लिए। कश्मीर वर लॉन्ग वुलन फिरांस टू कीप देमसेल्व्स वार्म इन विंटर। अब कश्मीर में ठंड ज़्यादा गिरती है तो वो ऊन के फिरांस पहनते हैं, यानी कि एक तरह का पहनावा है जो उन्हें सर्दियों में क्या रखता है, गर्म रखता है। पश्मीना शॉल्स आर आल्सो मेड इन जम्मू एंड कश्मीर। पश्मीना आपने बहुत सुना होगा क्योंकि ये बहुत फेमस शॉल है, स्पेशली मतलब जम्मू कश्मीर में मेड की जाती है ठंड से बचने के लिए। द फिशर वुमन वियर साड़ी इन धोती स्टाइल। जो फिशर वुमन होती है यानी मछुआरा परिवार से बिलोंग करने वाली जो महिलाएं होती है वो अपनी साड़ी किस रूप में पहनती है, धोती के रूप में पहनती है। आपने देखा होगा मतलब मराठी जो पीपल है उनकी ड्रेसिंग सेंस को देखिए आप, ठीक है, उनकी साड़ी पहनने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। और ये जो स्टाइल कहलाता है वो कहलाता है लॉन्ग वाली धोती, ठीक है। दिस हेल्प देम इन द वर्क दे डू। अब ऐसा वो क्यों करते हैं, क्योंकि उनके जो लिवलीहुड है, जीवन यापन है या उनका जो वर्किंग प्लेस है वो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मतलब वो सीधे पल्लू की साड़ी पहने, ठीक है। उनको पानी में रहना पड़ता है, पानी का काम करना पड़ता है, तो इसलिए उनके वर्क में ये उन्हें मदद करती है। दस वी सी दैट जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ अ प्लेस हैव अ डीप इम्पैक्ट लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं किसी भी जगह की, वो एक गहरा प्रभाव छोड़ती है लोगों की लाइफस्टाइल के ऊपर, कि वो किस प्रकार की जीवन जो जिएंगे, ठीक है। फैक्टर दैट प्रमोट यूनिटी इन इंडिया। अब वो ऐसे कौन से कारक हैं जो हमारे इंडिया में यूनिटी को प्रमोट करते हैं, एकता को मतलब प्रमोट करते, बढ़ाते हैं, उन कारकों के बारे में भी देख लेते हैं। पहला है जियोग्राफिकल यूनिटी।
एक तो जियोग्राफिकल यूनिटी है, यहाँ पर भौगोलिक यूनिटी है। इंडिया इन स्पाइट ऑफ इट्स फिजिकल क्लाइमेट एंड रीजनल डिफरेंस इट्स लार्जली ए सिंगल जियोग्राफिकल यूनिट। भले ही यहाँ पर फिजिकल और क्लाइमेटिकल और रीजनल डिफरेंस पाए जाते हैं, पर ये एक सिंगल इकलौता मतलब जियोग्राफिकल यूनिट है। आप देखोगे तो एक यूनिक इसकी पहचान है, जियोग्राफिक एक यूनिट है इसकी। आप मैप में देखोगे तो आपको अलग ही मतलब भारत नजर आएगा। आप नॉर्थ साइड देखिए तो हिमालय आपको बाकी कंट्री से अलग करता है, ठीक है। वहीं मतलब साउथर्न और ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट जो है वो पेनिनसुलर जो पार्ट है उससे आप अलग हो जाते हैं। सेकंड जो इसका फैक्टर है, इंडिया हैज़ अ कंटिन्यूस हिस्ट्री। इंडिया की एक अपनी एक लगातार मतलब इतिहास रहा है इसका। आवर हिस्ट्री इज नॉट द हिस्ट्री ऑफ स्मॉल किंगडम्स बट द हिस्ट्री ऑफ होल कंट्री। हमारा जो हिस्ट्री है वो मतलब छोटे छोटे किंगडम्स की हिस्ट्री नहीं है, ये पूरे कंट्री की हिस्ट्री है, पूरे देश की हिस्ट्री है, ठीक है, इतिहास है। इट हैज़ पॉलिटिकल यूनिटी, इसका अपना एक मतलब पॉलिटिकल यूनिट रहा है, यूनिटी रही है, मतलब राजनीतिक एकता रही है शुरू से। मेनी ऑफ और रूलर लाइक बहुत सारे रूलर हमारे जैसे कि अशोका, समुद्रगुप्त, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी या मुगल्स, उसमें सारे मतलब मुगल्स आ जाएंगे। मेंटेन कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ द नॉर्थन इंडिया, इन्होंने पूरे उत्तर भारत पर मतलब कंट्रोल रखा अपने शासनकाल में। एंड सम पार्ट ऑफ डेक्कन, डेक्कन हम मतलब दक्कन पार्ट, दक्कन के पठार को बोलते हैं या दक्षिणी पार्ट को बोलते हैं। और कुछ हिस्से कुछ हद तक उन्होंने दक्षिण भारत पे भी मतलब कब्जा रखा। जैसे कि अगर हम बात करें अगर समुद्रगुप्त की, या इसमें जिन्हें हम मतलब भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, तो उन्होंने मतलब 12 दक्षिण भारतीय मतलब राजाओं को हराया था। द ब्रिटिश रूल्ड ओवर होल ऑफ इंडिया। अगर बात की जाए ब्रिटिशर्स की, तो ब्रिटिशर्स ने तो पूरे इंडिया के ऊपर क्या किया था, शासन किया था लगभग 200 साल से, ठीक है। वे 1600 में आए थे, ठीक है। और उसके बाद में पॉलिटिकल जो स्थापित पॉलिटिकली मतलब उन्होंने अपनी जो शासन व्यवस्था है वो स्थापित की थी बक्सर के युद्ध के साथ में 1764 यानी 1764 में। और कब गए वो, 1947 में। एक्चुअली में 1950 में गए, ठीक है, पर 1947 में वी बिकम इंडिपेंडेंट, तो हम 1947 मान लेते हैं। फीचर्स सिग्निफाइंग द यूनिटी ऑफ इंडिया। अब ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो हमारे देश को उसकी यूनिटी को मतलब सिग्निफाई करते हैं, कि बताते हैं कि हम सब क्या हैं, हमारे बीच में यूनिटी है। पहला, अवर नेशनल एंथम इज अ सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी। हमारा जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान जो है वो नेशनल यूनिटी का सिंबल है। आप देखोगे उसमें पूरा रीजन आ जाता है, ठीक है, गुजरात, सिंध, ठीक है, मराठा, काठियावाड़, बंगा, ठीक है, द्रविड़। इट वॉज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। इट इज ट्रू एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया, और ये एक सही एक्सप्रेशन है भारत की यूनिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। सेकंड, हमारा नेशनल सॉन्ग यानी राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, जो लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। कहीं कहीं पे इनको चट्टोपाध्याय भी कहा जाता है, ठीक है, चटर्जी आप याद कीजिएगा, रखिएगा। ये भी एक मतलब हमारे मातृभूमि का मतलब यशोगान है। थर्ड, अवर नेशनल फ्लैग, हमारा अगर राष्ट्रीय ध्वज की बात करें, जिसे हम तिरंगा भी कहते हैं, इंग्लिश में से बोलते हैं ट्राई कलर, क्या कहते हैं, ट्राई कलर। इसमें 3 कलर्स हैं। सेफ्रॉन, सेफ्रॉन मीन्स केसरिया, ये ऊपर होता है, और एक इसको डिनोट करता है सेक्रीफाइस को। सेक्रीफाइस मीन्स बलिदान, जितने भी हमारे क्रांतिकारी उन्होंने बलिदान दिया हमारे लिए। व्हाइट जो सेंटर में है, और ये किसका प्रतीक है, ट्रूथ एंड पीस, सच और शांति का। ग्रीन, हरा, ये किसका प्रतीक है, प्रोस्पेरिटी का, समृद्धि का, ठीक है। चक्र जो कि अडॉप्ट किया है फ्रॉम लायन कैपिटल एट सारनाथ, सारनाथ के लायन कैपिटल से, और ये स्टैंड करता है धर्म के लिए, ठीक है, एथिकल वैल्यूज। रविन्द्रनाथ टैगोर का यहाँ दे रखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने मतलब राष्ट्रीय गीत लिखा हमारा। नेशनल फ्लैग आपको मालूम ही है, नेशनल एम्बलम जिसमें 4 शेर हैं, और यहाँ पे एक बेल है और एक घोड़ा है, ठीक है। ये यहाँ पर अशोक चक्र है ये, ठीक है, यहाँ से लिया गया। हाँ, क्योंकि फोर्थ वन जो है वो इन तीनों के पीछे मतलब जो है वो डिस्पेयर हो जाता है, दिखता नहीं है। अगर आप उसको घुमाओ मतलब पीछे जाके देखोगे तो आपको उधर से भी 3 ही नजर आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 4, आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द एस्पिरेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। हमारा जो संविधान है वो लोगों की सोच को रिफ्लेक्ट करता है, कि हमारे लोगों की सोच क्या है, भारतीय की सोच क्या है। इट केम इनटू फोर्स, ये कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम क्या बनाते हैं,
हमारा रिपब्लिक डे बनाते हैं, यानी कि गणतंत्र दिवस बनाते हैं। इट इज द बेसिक डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू विच अवर कंट्री इज गवर्न। ये एक आधारभूत दस्तावेज, इसके तहत ही हमारा देश क्या करता है, चलता है। पॉइंट 5 है आपका, आवर फ्रीडम स्ट्रगल प्रोमोटेड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है, जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम है, ये भाईचारे को की भावना को मतलब बढ़ावा देता है। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे लोग, सारे कम्युनिटी के लोग जो हैं आ जाते हैं, और जिन्होंने मतलब मिलकर ब्रिटिश राज का मतलब खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया था, या उनके विरोध लड़ाई लड़ी थी। 6 है, डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया आर इंटरडिपेंडेंट का मतलब होता है कि जो भारत के अलग अलग क्षेत्र हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या है, निर्भर है, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। उत्तर प्रदेश इज द शुगर बोल ऑफ इंडिया। यूपी की बात करें तो भारत का मतलब वो शुगर बोल कहलाता है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में मतलब जो है गन्ने होते हैं, और गन्ने की फैक्ट्रियाँ भी वहीं हैं, इसलिए उसे शुगर बोल कहा जाता है। महाराष्ट्र जो है वो अपने कॉटन के लिए फेमस है। वहाँ पर कपास जो है वो अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि वहाँ पर ब्लैक मिट्टी है, क्योंकि ब्लैक सोइल है वहाँ पर। ब्लैक सोइल इज वेरी सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। वेस्ट बंगाल फॉर इट्स जूट। वेस्ट बंगाल जूट के लिए फेमस है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जूट होता है। बांग्लादेश के बाद में सेकंड नंबर पे हम ही आते हैं, और सबसे ज़्यादा हमें जूट कहाँ से मिलता है, वेस्ट बंगाल से मिलता है। झारखंड इज रिच इन मिनरल्स। खनिजों की बात करें तो झारखंड उसमें सबसे ज़्यादा समृद्ध है। पीपल जो है भारत के सभी रिलीजन के, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। देयर इज ए अंडरलाइंग कल्चर यूनिटी विच बाइंड्स पीपल ऑफ इंडिया। एक और बात जो आती है, हमारे अंदर सांस्कृतिक यूनिटी भी है, जो हम सभी को आपस में जोड़े रखती है। हमारा जो रिलीजियस बुक है, धार्मिक किताबें हैं, हमारी जो पवित्र नदियां हैं, हमारे मंदिर, हमारे मॉस्के यानी कि मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा जो हैं, ये सब रिस्पेक्टेड हैं और एडमायर्ड ग्रेटली बाय अस ऑल, और हम सब के द्वारा मतलब इनको एडमायर किया जाता है। लुक हियर, यहाँ पर देखिए आप, मतलब साड़ी पहनने का जो तरीका है डिफरेंट डिफरेंट रीजन में वो अलग अलग है। तो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। इसकी एक्सरसाइज हम कल करेंगे। थैंक्स फॉर ऑल।